नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने सब्जेक्ट के अंदर। देखिए, वर्तमान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इस समय हमारा देश, हमारा जो पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरे के पूरे जो व्यक्तित्व की बात अगर अपन करें तो इस समय बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अपन, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अपन घर पे रहकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने जो चाम कॉलेज है ये लगातार हर दिन नए से नए जो एडवांस फीचर है वो लाने की कोशिश करता है। उसी कड़ी के अंदर देखिए, आज हम एक हमारी जो क्लास है बीएड एंड बीएसटीसी, बीएड सेकेंड एंड बीएसटीसी सेकेंड, बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएसटीसी सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है एनवायरनमेंट वाला। यानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब की बार सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं वो एनवायरनमेंट और कंप्यूटर में हुए हैं। यानी एनवायरनमेंट में और कंप्यूटर में सबसे ज्यादा फेल हुए बच्चे, इसका पीछे है कि उन्होंने सब्जेक्ट को बड़े हल्के में लिया। यानी सब्जेक्ट को बड़े हल्के में लेने का कारण ये हुआ कि उन्होंने ये चीज इसकी वैल्यू ही नहीं जानी भी कि एनवायरनमेंट भी कोई चीज होती है, सामाजिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन भी कोई चीज होती है। और आप इस चीज से खुद भागीदार हो कि 2020 में जो रिजल्ट आया है उसमें आप देख लेना कि सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल हुए वो एनवायरनमेंट में ही हुए और सेकंड नंबर जो आता है वो कंप्यूटर का आता है। तो दुनिया में कोई भी चीज हल्की नहीं है। यानी बच्चों ने सब अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ, साइंस जो भी था वो पढ़ा, और चाइल्डहुड वाली साइकोलॉजी वाला जो पेपर था वो पढ़ लिया, लेकिन एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। एमजीसी के इतिहास में अब की बार 2020 में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए, ये उनका संयोग मानो या वियोग मानो। ठीक है, तो आज अपन जो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वो, और एक जो आधुनिक भारत में शिक्षा है, इन दो चैप्टर सामने मेरे को दिए हैं। इसके अंदर मैंने एक सब्जेक्ट लिया एनवायरनमेंट, जिसमें अपन पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर जैसे कि नॉर्मल चीजें आती है, इसमें इकोलॉजी सिस्टम आ गया, कुछ मात्रा में पॉलिटिकल आ गई, कुछ हिस्ट्री आ गई, सब कुछ मतलब कमांड सा चैप्टर आता है पर्यावरण, जिसमें सामाजिक विज्ञान भी आप बोल सकते हो। और सेकंड सब्जेक्ट मैंने लिया है उद्यमन भारतीय समाज में शिक्षा, जिसका नेम चेंज करके कर दिया वर्तमान में आधुनिक भारत में शिक्षा। तो आधुनिक भारत में शिक्षा की अगर अपन बात करते हैं तो वो बुक के अंदर एक आपके चैप्टर लगता है मूल अधिकार वाला, मूल अधिकारों से संबंधित है। जैसे भारतीय संविधान है ना, उसमें मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकारों में शिक्षा का कहां पर रोल है। तो अपन बीएड बीएसटीसी में साथ में मूल अधिकार पढ़ लेंगे, और साथ में जस्ट ये टॉपिक मूल अधिकार खत्म होने के पश्चात जो भारतीय संविधान है उसमें शिक्षा के संदर्भ में क्या बात कही गई है वो और मैं सारी आपको बता दूंगा, ताकि आप ये क्या होगा कि अगर आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो या कुछ और भी कंपटीशन की, गेट पटवारी की जो भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके एक तो ये मूल अधिकार याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको एनवायरनमेंट से संबंधित मैं सारी बातें आपको एक साथ बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें अपन पढ़ लेंगे कि भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में जो बातें कही गई उसके बारे में। ठीक है, तो अब आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, पूरा का पूरा इसके बारे में जान लेंगे अपन मूल अधिकार है क्या। यानी मूल अधिकार की परिभाषा अपन पढ़े तो मूल अधिकार वे होते हैं जिन्हें राज्य लागू करता है और समाज स्वीकार करता है। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा देखें अपन, परिभाषा देखें, यानी वे नियम या कानून जिन्हें राज्य लागू करता है, और समाज स्वीकार करता है, समाज स्वीकार करता है। अब देखिए, एक शब्द है राज्य, एक शब्द राज्य आ गया। अब ये जो राज्य शब्द है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंतर्गत
दुनिया में उसमें भारत है ना, उसमें ये लिखा गया कि भारत एक देश है, उसमें ये लिखा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या है कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें ये बात कही गई है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा और भारत में एकल नागरिकता होगी। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, वो नहीं, भारत में कौन सी नागरिकता होगी, एकल नागरिकता होगी। और एकल नागरिकता होने के कारण भारत राज्यों का क्या है कि संघ है। अपन मूल अधिकारों की बात करते हैं ना, तो मूल अधिकारों की अपन देखें इसकी परिभाषा, तो प्रश्न कई बार छोटी क्लासों में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार हमारे जो है उनकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो मानवाधिकार या मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो वे नियम या कानून जिन्हें राज्य तो लागू करता है, समाज क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले 1215 की बात है, चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का राजा था, चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द्वितीय, 1215 बात 12वीं सदी की चल रही है। 1215 में भारत में पता क्या घटना घट रही थी, 1215 यानी उस समय का समय जब भारत में तुर्कों की स्थापना हो गई थी। इस समय यल्दोज और कुबाचा के मध्य युद्ध लड़ रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो उसके पश्चात क्या हुआ था, 1215 चार्ल्स द्वितीय के पास कुछ किसान गए, यानी बात इंग्लैंड की, चार्ल्स द्वितीय कहाँ का राजा था, इंग्लैंड का। 1215 के बाद चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड का राजा था, और इंग्लैंड का राजा था, उसने क्या किया कि इसके पास कुछ किसान गए, इसके पास कुछ किसान गए और वो किसानों की मांग थी कि हमें कुछ आप कानून दो बनाकर, कुछ अधिकार दो, ताकि हमारी फसल वगैरह खराब हो जाए या फसलों का कुछ एमएसपी होता है वो हमारे को मिलता रहे, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में क्या हुआ था कि इंग्लैंड का जो राजकुमार था उसने किसानों के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया था। क्या जारी किया था, श्वेत पत्र। इन्हीं श्वेत पत्रों को वहां इंग्लैंड के अंदर मूल अधिकार कहा जाता है। और इसके बाद अमेरिका में इन्हें कहा जाता है अधिकार पत्र। क्या कहा जाता है, अधिकार पत्र। तो आगे ना बात कि इंग्लैंड में श्वेत पत्र, अमेरिका में अधिकार पत्र, और इन दोनों को अगर देखें अपन तो ये मानव के लिए ही है। तो भारत में इन्हें कहा जाता है मूल अधिकार। क्या कहा जाता है, मूल अधिकार, ठीक है। यानी इंग्लैंड श्वेत पत्र, अमेरिका के अंदर अधिकार पत्र, और उसी प्रकार से इन्हें भारत में क्या कहा गया, मूल अधिकार कहा गया। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले तो ब्रिटेन में इनकी बात चली थी, उसके पश्चात तो भारत में अगर देखते चले जाए अपना जब भारत का संविधान लागू होगा तो उसके पश्चात क्या हो जाएगी, इनकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है भाई। तो मूल अधिकार देखिए, वैसे तो अपन बात करें तो मूल अधिकार कुल 7 थे, लेकिन वर्तमान में कुल कितने हैं, 6। तो मूल अधिकार कुल कितने थे, मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44 से संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वह संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हमारे वो 6 है। कितने हैं, 6। अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ इसके साथ साथ, ताकि आपको मुझे याद हो जाएगी। संविधान संशोधन हुआ था, कैसा संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान, मिनी
ये 42वां संविधान संशोधन जो बना था 1974 में, ये पीएम इंदिरा केस में हुआ था। किस केस में हुआ था? पीएम इंदिरा केस में। और इंदिरा के समय जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय क्या हुआ था कि इसने ऐसा कोई आर्टिकल नहीं छोड़ा था जिसने इसके साथ मतलब कोई गड़बड़ न की। तो लगभग देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक ढांचा तैयार कर दिया था इंदिरा ने, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। तो उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें भारतीय संविधान के अंदर। उन शब्दों को पढ़ेंगे अपन, बाद में पढ़ेंगे ये मूल अधिकार को। तो सबसे पहले देखिए, ताकि वो चीज आपको याद हो जाए, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। वही मूल अधिकार को पढ़ने की कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ शब्द है। इस सबसे पहला वर्ड आता है गणराज्य। ये शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा निकलता है। ठीक है। नंबर 2 अगर अपन बात करें, पहले गणराज्य को पढ़ेंगे, उसके पास अलग अलग समझा दूंगा आपको मैं। उसके बाद एक शब्द आता है पंथ निरपेक्षता। एक आता शब्द अखंडता। एक शब्द आता धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। एकल नागरिकता। ठीक है। अब सबसे पहले शब्द है गणराज्य। एक बार एक पेपर हुआ था, शायद एलडीसी का था, पता नहीं किसका था। उसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है क्योंकि भारत एक है। ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रपति, अपन आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न आया था, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है क्योंकि ए ऑप्शन में था भारत एक गणराज्य है। ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में संविधान में मतदान प्रणाली को लिया गया है। ठीक है। और भारत में इसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है क्योंकि भारत क्या है कि गणराज्य है। भारत क्या है कि गणराज्य है। तो ये चीजें अपने को जाननी है, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी है। अब एक शब्द आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चा लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र की तो जानना है अपने को। गणराज्य, निरपेक्षता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, एकल नागरिकता, लोकतंत्र, ये छोटे छोटे शब्द है, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। जरूरी नहीं कि ये आपके कहीं काम आए, लेकिन ये अपने खुद के नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत का संविधान, अपन भारत के नागरिक है, अपने को अगर भारत का संविधान नहीं पता तो अपने आप में ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। ठीक है। तो गणराज्य का अर्थ होता है, देखिए गणराज्य की परिभाषा क्या होती है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक, ठीक है, चाहे कोई भी हो, वो वंशानुगत नहीं होता। यानी अगर गणराज्य की परिभाषा लेंगे तो भारत का सबसे बड़ा पद, भारत का सबसे बड़ा पद जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। न कि वंशानुगत। न कि वंशानुगत। यानी गणराज्य की परिभाषा क्या हो गया? ये बहुत ही बड़ा 5 अक्षरों का शब्द है ये, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा पद का अर्थ, यानी चाहे आप प्राइम मिनिस्टर का ले लो, चाहे राष्ट्रपति का ले लो, चाहे आप प्रधान का ले लो, सरपंच का ले लो, वार्ड पंच का ले लो, छोटे से छोटा वार्ड पंच, ग्राम सभा और बड़े से बड़ा राष्ट्रपति, जिसे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, उसका पद भी जनता द्वारा निर्वाचित होती है, जनता तय करती है। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति जनता को पसंद है वो जनता के ऊपर राज करेगा, न कि वंशानुगत। पुराने जमाने में क्या होता था
कि एक राजा के अंदर राज के गुण नहीं होते थे लेकिन फिर भी वो सत्ता पर आसीन रहता था। ऐसा सिस्टम नहीं है आज वर्तमान में। इससे पहले 2 योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसके बाद वर्तमान में मोदी है, उसके बाद पता नहीं कौन आएगा, पीछे कौन थे। बहुत देश के अंदर कुल 18 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको मत देगी और जो अपने बहुमत को परख करेगा वही व्यक्ति जनता के ऊपर क्या करेगा, राज करेगा। इसका अर्थ ही हो गया, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर ये बात लिखी गई है गणराज्य वाली, यानी भारत का सबसे बड़ा अधिकारी हो चाहे पदाधिकारी हो कोई भी हो, वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, न कि अपने पैसे बल बुद्धि आदि के सामर्थ्य के आधार पर। सिर्फ और सिर्फ इसके आधार के ऊपर जनता जिसको चाहेगी वही जनता के ऊपर क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। तो वो होता है गणराज्य। दूसरा आता है पंथ निरपेक्षता। अब 2 शब्द आ गए, एक पंथ निरपेक्षता, एक धर्मनिरपेक्षता। इनको आपको समझना पड़ेगा, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। इसके ऊपर लगभग 3 घंटे का वीडियो बनता है, तब जाके समझ में आती है। 1 मिनट में समझने में आने वाली बात नहीं है। धर्मनिरपेक्षता चीज तो एक ही है, दोनों धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हो गया था। जबकि पंथ निरपेक्षता तो शुरू हुआ था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के समय, 42वें संविधान संशोधन के समय शुरू हो गया था। जबकि धर्मनिरपेक्षता देखे तो नेहरू के समय, पीएम नेहरू के समय, ठीक है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय शुरू हो गया था। तो पहले धर्मनिरपेक्ष समझो, फिर पंथ निरपेक्ष समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं इस प्रकार से देता हूं आपको। 2 नंबर पे लेके आओ आप धर्मनिरपेक्षता, और यहाँ लो पंथ निरपेक्ष। अपन सिंपल परिभाषा में बता दूंगा आपको, डिबेट करके आप ऑफलाइन आओगे तब आपको दोबारा समझा देंगे। भगवान के दया सभी खुलने पे है, कॉलेज वगैरह, जब भी आप आओगे तो आप मेरे से आके पूछ लेना कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में डिफरेंस क्या होता है। आपके लिए हाजिर मिलूंगा मैं, 2 घंटे की क्लास चलेगी अपनी, तब जाके थोड़ा समझ में आएगा। देखो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या था कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर हमेशा से ही विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग, तुर्क, मुसलमान, कभी राजा हमेशा से ही शोषण करते आए थे लोगों का, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो किसी आर्थिक स्थिति से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, सबका क्या होता आया था, शोषण होता आया था। तब क्या हुआ, लोगों ने एक चीज सोची कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, समुदाय के लोग रहते हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार के जाति के, धर्म के, लिंग, समुदाय, नस्ल, वर्ग आदि के लोग रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जब लोग रहते हैं तो हो ना हो कल को दिक्कत हो सकती है। तब भारत के जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने क्या किया कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसके अंदर क्या हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। जनता अपनी मर्जी का धर्म, जनता अपनी मर्जी के अनुसार, मर्जी के अनुसार अपने धर्म को मनाने के लिए स्वतंत्र है, धर्म को मनाने में स्वतंत्र है, ठीक है भाई। यानी धर्मनिरपेक्षता क्या हुआ, अब धर्मनिरपेक्षता के अंदर क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान और भारत 2 देश बने। अब पाकिस्तान शब्द होता है पाक शब्द अरबी भाषा में, जिसका अर्थ होता है पवित्र, शुद्ध, और स्थान का अर्थ चक्कर यानी वह स्थान जो बहुत अच्छा है। और मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, शौकत अली के नेतृत्व में उनका बंटवारा हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत में जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे, और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत में आ रहे थे। इस प्रकार से क्या होता, आदान प्रदान हो रहा था। तब उस समय भारत के जो बुद्धिजीवी थे, भारत के जो संविधान के जो रचयिता थे, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर ऐसा नहीं है
ये पाकिस्तान जरूर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत जो देश है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। आपको अपने धर्म को मनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो। आप चाहे यहाँ पर मस्जिद बनाओ, आप चाहे नमाज पढ़ो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मनाने की क्या है, स्वतंत्रता, ताकि इस प्रकार का धर्मांतरण के आधार पर या धर्म के आधार पर देश का विभाजन न हो। इसी एंगल से उसमें भारत के जो बुद्धिजीवी थे, भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को घोषित किया था। ठीक है। और एक आता है अखंडता। अखंडता जिसका टुकड़ा ना उसके, जिसके टुकड़े ना उसके, टुकड़े न उसके, यानी उस समय क्या हुआ कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अखंड राज्य घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत ना अब किसी विदेशी शक्ति के दबाव में नहीं है, विदेशी शक्ति के गुलाम नहीं है। भारत अपन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक आदि दृष्टि से क्या पूर्ण स्वतंत्र है, और भारत हमेशा नए ऐसे आयाम पैदा करेगा जिसके इसके टुकड़े न हो। ठीक है। इस प्रकार के आगे इसके क्या ना हो, टुकड़े न हो। ठीक है। अब आगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता के अंदर ये शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा गया था। किसमें जुड़ा गया था? 1976 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको अपने धर्म को मनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, उसके लिए आप अगर कोई चीज बनवाना चाहते हो और करना चाहते हो, तो उसमें आपको सरकार वित्तीय सहायता भी देगी। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे कोई छोटा गांव है, वहां पर कोई लोग मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो अगर वो चंदा इकट्ठा करेंगे तो वहां से चंदा इतना आएगा नहीं, तो उन लोगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करवाई जाती है सरकार की तरफ से। अगर वहां पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो सरकार फिर उनको अनेक प्रकार की सिक्योरिटी या अन्य सुविधाएं जो होती है वो प्रदान भी करवाती है। तो वो होता है मध्यस्थता। और एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि हम सब चाहे कोई भी हो, मैं चाहे कहीं का हूं, किसी भी स्टेट का हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंतिम रूप से हम सब क्या है, भारतीय हैं। यानी भारतीयों को सिर्फ भारतीयों का टैग लगता है, न कि राजस्थान का, न कि हरियाणा का, न कि किसी और का, सिर्फ और सिर्फ एक भारतीयों का टैग लगेगा। हम अंतिम रूप से अगर कहेंगे तो हमारी जो नेशनलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन है। ठीक है। अब आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है जिसके लिए जनता का जनता के लिए जनता द्वारा जो संचालित शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की परिभाषा जो थी वो अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा संचालित जो शासन होता है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन ने दी थी। ठीक है। क्यों? अब लोकतंत्र भारत ने ना, देखिए लोकतंत्र तो है ही, और भारत ने लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था को अपनाया। कौन सी व्यवस्था को अपनाया? लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था को अपनाया। लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि भारत जो है ना, ये संघीय व्यवस्था, लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि भारत में लोकतंत्र को तो अपनाया है। कई देशों में सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र होता है, लेकिन भारत में लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत क्या कर दिया गया? संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि भारत में शक्तियों का विभाजन हो गया। संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन।
शक्तियों का विभाजन। आपने देखा होगा कि भारत में शक्तियों का विभाजन है ना, क्योंकि भारतीय जनता का चित्र, भारतीय बुद्धिजीवी कि भारत में अगर एक व्यक्ति की हाथ में शक्ति आ जाएगी ना, चाहे वो जनता के द्वारा क्यों नहीं निर्वाचित हो, वो अपने आप में क्या बन जाएगा, वंशानुगत बन सकता है, वो तानाशाही बन सकता है, वो निरंकुशवादी बन सकता है। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या हो गया कि शासन की शक्तियां, शासन की शक्तियां, शासन की शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती है, केंद्र सरकार के पास रहती है, के पास रहती है, रहती है। और कुछ बची हुई शक्तियां, बची हुई शक्तियां, बची हुई शक्तियां किसमें, उसकी आनुषंगिक इकाइयों में, उसकी आनुषंगिक यानी उससे रिलेटेड, उसकी आनुषंगिक इकाइयों में विभाजित कर दी जाती है, विभाजित कर दी जाती है। ठीक है, यानी अगर कोई संघीय व्यवस्था, छोटा सा शब्द है संघीय व्यवस्था, इसके अंदर शक्तियों का विभाजन हो गया। शक्तियों का विभाजन नंबर 1, पहला कौन सा, संघ सूची, सुना होगा नाम आपने, 100 के नाम संघ से आते हैं। सेकंड आता है राज्य सूची, इसके अंतर्गत लमसम अभी 56, और थर्ड है समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत 36 विषय आते हैं। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, यानी लोकतंत्र को तो अपनाया। और लोकतंत्र की परिभाषा अगर अपन देखें तो लोकतंत्र की अगर अपन परिभाषा देख रहे हैं तो जनता का, जनता द्वारा और जनता द्वारा जो निर्वाचित शासन होता है उसे अपन लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र तो है, भारत के जो बुद्धिजीवी थे वो इतने डरे हुए थे, उनको पता था कि जनता द्वारा अगर कोई व्यक्ति चुनकर जाएगा वो 5 साल में भी क्या कर सकता है, निरंकुश बन सकता है, तानाशाही बन सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस परिपाटी को खत्म कर दिया, उन्होंने लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था को अपनाया, जिसके अंदर सबसे पहला क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें संघ सूची 100 विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची सिर्फ 56, समवर्ती सूची इन दोनों बना सकते हैं, लेकिन 36 विषय एक वर्तमान में एक नई सूची भी जोड़ी गई है, अन्य सूची। ठीक है, और संघीय व्यवस्था के अगर परिभाषा पढ़े तो शासन की शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती है, और कुछ बची हुई शक्तियां उसकी आनुषंगिक इकाइयों में विभाजित हो जाती है। ठीक है भाई, तो आज के लिए अपन एक बार इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।